आज हम कक्षा 6 के विज्ञान विषय में पाठ 1 भोजन यह कहाँ से आता है इसका अध्ययन करेंगे। पहला टॉपिक है खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है कि ये कहाँ से आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से ये पौधे से आते हैं। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। पौधे विभिन्न खाद्य संगठकों जैसे कि अन्न, सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत है। तो हम जानते ही हैं कि हमें जो अन्न अर्थात सभी प्रकार के गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्की और सब्जियां तथा फल ये सब हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जातक उत्पाद प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। तो दूध हमें विशेष तौर से गाय, बकरी और भैंस से ही प्राप्त होता है। दूध एवं विभिन्न दूध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। अब कुछ पादप स्रोत के बारे में जानेंगे। तो इस चित्र के माध्यम से हम देखते हैं कि इस चित्र में केला, आम, सेब और अनानास ये कुछ फल दिखाई दे रहे हैं। ये सभी हमें पादपों से प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार कुछ जंतु स्रोत इस चित्र में हमें दिखाई दे रहे हैं। इसमें जैसे मुर्गी है और अंडे हैं। तो अंडे हमें मुर्गी से प्राप्त होते हैं अर्थात जंतु से प्राप्त होते हैं। और जो मुर्गी है उससे हमें मांस भी प्राप्त होता है। तो मुर्गी, मुर्गा या अन्य भी और जंतु हैं जैसे बकरी, बकरा जिनसे हमें मांस प्राप्त होता है। अगला टॉपिक है भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़, कभी तना तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि हम अगर गाजर या मूली खाते हैं तो वो पौधे का कौन सा भाग है? वो पौधे का जड़ वाला भाग है। यानी मूली और गाजर ये ज़मीन के अंदर यानी उसके पौधे के जड़ के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार हम कभी तना तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है। अगर हम सरसों का पौधा देखते हैं तो उसके जो बीज होते हैं उनसे हमें तेल प्राप्त होता है। एवं इसकी पत्तियों का उपयोग हम साग बनाने के लिए किया जाता है। यानी पत्तियों की हम सब्जी बनाते हैं और उसके जो बीज होते हैं उससे हमें तेल प्राप्त होता है। अब एक ये पादप का चित्र है, एक पौधे का चित्र है। इसे हम देखते हैं तो सबसे ऊपर हमें पुष्प दिखाई दे रहा है। पुष्प के नीचे फल और फल के नीचे तना। यानी पौधे में जो डंठल होती है ये इस पूरी डंठल को ही हम तना कहते हैं। इसका कोई मजबूत तना नहीं होता है। उसके ठीक नीचे पत्ती, फिर नीचे आते हैं तो कलिका यानी कलिया जिसको बोलते हैं, और
ठीक ज़मीन के नीचे आते हैं तो ये मूल तंत्र है। यानी पौधे में एक तो मूल तंत्र होता है, एक प्रोह तंत्र होता है। तो मूल तंत्र के दो भाग होते हैं, पहला प्राथमिक मूल, दूसरा द्वितीयक मूल। तो प्राथमिक मूल उसे कहते हैं जो जड़ के ऊपर का जो भाग होता है वो प्राथमिक मूल कहलाता है, और जड़ के जो निचला भाग होता है वो द्वितीय मूल कहलाता है। तो इस प्रकार हम इस चित्र के माध्यम से प्राथमिक मूल, द्वितीयक मूल, कलिका, पत्ती, तना, फल, पुष्प आदि की जानकारी हमें इस चित्र से मिलती है। अब है भोजन के रूप में पौधे के भाग। इसको समझने के लिए हम इस सारणी को देखेंगे। सारणी में बैंगन का भरता, अगर हमें बैंगन का भरता बनाना है तो उसके लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले बैंगन, और बैंगन हमें फल के रूप में प्राप्त होता है, और बैंगन के साथ नीचे मिर्च मसाले के रूप में सभी चीज़ें चाहिए। और सबसे लास्ट सारणी में है तेल। तेल चाहिए मुख्य रूप से। तेल मूंगफली, सरसों या सोयाबीन किसी का भी हो सकता है। तो ये जो तेल है, ये पौधे का जो भाग है वो बीज वाला भाग है, यानी पौधे के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है, और बैंगन पौधे का फल वाला भाग है। तो इस सारणी से हमें पौधे के फल और बीज के भागों की जानकारी प्राप्त होती है। अब हम एक क्रियाकलाप करेंगे। मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लेंगे। अब इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल देंगे तथा एक दिन के लिए उन्हें छोड़ देंगे। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल देंगे और बीजों को गिलास में रहने देंगे। उन्हें एक गीले कपड़े में लपेटकर एक ओर रख देंगे। अब हम बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं। क्या एक छोटी सी सफ़ेद संरचना बीज से बाहर निकल आती है? यदि हाँ, तो बीज अंकुरित हो गए हैं, और यदि नहीं तो बीजों को पानी से धोएं, पानी निकाल दें और गीले कपड़े से ढक के अगले दिन के लिए उन्हें फिर से छोड़ देंगे। अंकुरों को सावधानी से धोकर हम इन्हें खा भी सकते हैं। तो हम देखते हैं दूसरे दिन ये जो चित्र में हमें दिखाई देता है कि ये चने अंकुरित हो गए हैं और इनमें ये सफ़ेद संरचना निकल आई है, अर्थात ये चने अंकुरित हो गए हैं। तो इन्हें हम खा भी सकते हैं, ये उबाले भी जा सकते हैं। इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पार भी तैयार किया जा सकता है। अब है शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु और सर्वाहारी जंतु की परिभाषा। सबसे पहले शाकाहारी जंतु, जो केवल पौधे और पादप उत्पाद खाते हैं उन्हें हम शाकाहारी जंतु कहते हैं। जैसे गाय, भैंस, बकरी, ये सभी शाकाहारी जंतुओं की श्रेणी में आते हैं। दूसरा है मांसाहारी जंतु, जो दूसरे प्राणियों को मार कर खाते हैं उन्हें हम मांसाहारी जंतु कहते हैं। जैसे शेर, कुत्ता, भेड़िया, ये सभी मांसाहारी जंतु की श्रेणी में आते हैं। तीसरा है सर्वाहारी जंतु, जो पेड़ पौधे और जंतु दोनों को खाते हैं उन्हें हम सर्वाहारी जंतु कहते हैं। जैसे कौवा, मनुष्य और भालू, ये सर्वाहारी जंतु की श्रेणी में आते हैं। अब इस पाठ के सारांश के रूप में 5 बिंदु हैं। पहला, भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे तथा जंतु है। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें हम मांसाहारी कहते हैं।
जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को ही खाते हैं उन्हें हम सर्वाहारी कहते हैं। तो इस प्रकार ये हमारा पाठ पूरा हुआ। अगले भाग में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तरों की चर्चा करेंगे।